अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर नंबर 5 के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना ली हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और इसके तमाम पार्ट्स को नीचे नोट डाउन कर लिया है। हम वहीं से इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं और फिर पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेते हैं। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट भी लिखी हुई नजर आ रही है। नीचे पार्ट नंबर ए से पार्ट नंबर एफ तक डिफरेंट पार्ट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद पार्ट नंबर ए से स्टार्ट लेंगे। तो स्टेटमेंट को रीड करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको कहा जा रहा है कि ए से लेके एफ तक इन तमाम पार्ट्स को आपने सिंप्लीफाई करके दिखाना है। और सिंप्लीफाई के मीनिंग होते हैं चीज़ों को सिंपलर टर्म्स में, सिंपलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाना। और सिंप्लीफिकेशन के लिए अक्सर औकात आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ सकता है। आपको अक्सर कैंसलेशन भी करनी पड़ती है और बहुत सारे प्रोसेसेस यूज करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी एक्सप्रेशन जो है सिंप्लीफाई हो पाती है। अब यहां पर जो टर्म्स मेंशन्ड है आपको उनमें होल पार्ट्स नजर आ रही हैं या आप कह लें आपको इंडेक्स मेंशन नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की टर्म्स जब आपके पास आए तो यहां पर आपको डिफरेंट लॉज ऑफ इंडेक्सेस की जरूरत पड़ती है, वही आपको हेल्प करते हैं इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने में। तो आज हम भी यहां पर एक पर्टिकुलर लॉ सीखेंगे जिसको हम बोलेंगे थर्ड लॉ ऑफ इंडेक्स। उसी की मदद से हम इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो आगे स्टेटमेंट में रीड करें तो लिखा हुआ है लीविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। और आपको यह भी साथ कह दिया गया है कि जब आप इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आपने अपने फाइनल आंसर को इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है वेयर अप्रोप्रिएट, जहां पर अप्रोप्रिएट हो पाए, जहां पर मुमकिन हो पाए। तो बेसिकली आपने इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई भी करना है और आपका फाइनल आंसर जो है वो आपने इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, यही आपने कोशिश करनी है। अब इंडेक्स नोटेशन क्या होता है ये मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी समझा चुका हूं और दो डिफरेंट लॉस मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में भी आपको समझा चुका हूं इंडेक्सेस के। यहां पर हम एक न्यू लॉ नंबर 3 जो है वो पढ़ेंगे, वो सीखेंगे, क्योंकि वही हेल्प करेगा हमें इन पार्ट्स को जो है इजीली सिंप्लीफाई करने में। तो स्टार्ट कर लेते हैं शॉर्टली इस डेफिनेशन से कि इंडेक्स नोटेशन किसको बोलते हैं। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिखूंगा 2⁻3। तो मैंने इसको पढ़ा 2⁻3। तो ये जो ऊपर पार है जिसको हम पार बोल रहे होते हैं, यानी जो पार मेंशन्ड है वो 3 है, ये 3 ही बेसिकली कहलाता है इंडेक्स। आप इसी को इंडेक्स बोलते हैं। तो आप इस 3 को इंडेक्स भी बोलेंगे, जिस तरह मैंने भी बोला पार भी बोलेंगे, और कभी कभार हम इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो ये तीनों वर्ड्स बेसिकली इस 3 के लिए यूज किए जा सकते हैं। ये 3 ही पार है, ये 3 ही इंडेक्स है और ये 3 ही एक्सपोनेंट है। तो मैं इन तीनों में से कोई भी वर्ड यूज करूं आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इंडेक्स के अलावा जो चीज नीचे बचती है, जैसे यहाँ पर 2 बचा, उसको हम बोल रहे होते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है 2 और इंडेक्स क्या है 3, और इस 3 को आप पार भी कह सकते हैं और एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, जैसा मैंने समझा दिया। तो कोई भी आपके पास कह लें एक्सप्रेशन हो, कोई आप कह लें टर्म हो जो कि इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट की गई हो, जिसमें इंडेक्स ऊपर नजर आ रहा हो, नीचे बेस मौजूद हो, तो उसी को हम कहते हैं कि ये बेसिकली इंडेक्स नोटेशन में लिखी गई है। तो आपने भी इन तमाम पार्ट्स को सिंप्लीफाई करके कुछ इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तभी हम कहेंगे कि हमने इसको इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया है। अब बात कर लेते हैं लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस की। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस। तो इंडेक्सेस का जो वर्ड है ये बेसिकली प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स की। तो यहाँ पर हम लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। अब लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस है क्या, जो कि हमने यहाँ पर डिफरेंट पार्ट्स पे अप्लाई भी करना है। तो ये लॉ आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर ए हो, ए का मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लाइक 5, -5, 7, -7, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जिसे समझाने के लिए यहाँ पर ए लिख दिया गया है। और उस ए के ऊपर कोई ना कोई पार मौजूद हो, जिसको आप इंडेक्स भी बोलते हैं। जैसे समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एम। ये एम इसका इंडेक्स है, इसकी पार है। और ये पूरी की पूरी टर्म एक राउंड ब्रैकेट के अंदर मौजूद हो इस तरीके से, और आपके पास क्या हो, यहाँ पर कोई होल पार भी मेंशन्ड हो। होल पार का मतलब जो ब्रैकेट्स के बाहर मेंशन्ड हो, जैसे ब्रैकेट्स के बाहर मैं कह देता हूँ होल पार एन मेंशन्ड है। तो आप इस एम को इंडेक्स भी कह सकते हैं, पार भी कह सकते हैं, मैं ऊपर समझा चुका हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लॉ 3 ऑफ इंडेक्सेस जो है वो ये आपको कह रहा होता है कि अगर आपके पास कोई इस तरह की टर्म मेंशन्ड हो जाए, आ जाए, जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो, उसके ऊपर भी कोई पार मौजूद हो, बाहर होल पार भी मौजूद हो, तो आप बेसिकली इसको इक्वल कर सकते हैं किसके, आप पहले ब्रैकेट्स हटा देंगे, जिस तरह मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लिखने वाला, और इस अंदर ए को एक दफा लिखेंगे
लिखेंगे जिस तरह मैंने ए को लिख दिया, और ये जो इधर अंदर पार मौजूद है m और जो होल पार मौजूद है n, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी पार या इसके इंडेक्स के तौर पे ऊपर लिखा जाएगा। जैसे अंदर m मौजूद है, बाहर n मौजूद है, तो आप इसको लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय n, और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आपने इधर ऊपर पार के तौर पे इस a के ऊपर लिख देना होता है। तो यही लॉ 3 ऑफ इंडिसेस कह रहा होता है कि कोई भी टर्म जो इस फॉर्म में लिखी हो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जस्ट फर्क क्या हो रहा होता है कि आप राउंड ब्रैकेट्स हटा रहे होते हैं, इस ए को वैसे का वैसे लिख रहे होते हैं, और ऊपर जो पार मौजूद होती है और जो होल पार ब्रैकेट के बाहर मौजूद होती है आप इनको जस्ट मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख रहे होते हैं। तो यही हमें लॉ 3 ऑफ इंडिसेस बताता है। अब इसी लॉ की मदद से हमने यहाँ पर इन सारे पार्ट्स को सॉर्ट आउट करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम। तो देखिए पार्ट नंबर ए मैं ऊपर से यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, अंदर लिखा हुआ है 9 रेज़ टू पावर 2, या आप इसको 9 स्क्वायर भी पढ़ लें, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है और यहाँ पर एक होल पावर 4 मौजूद है। तो अब आप इस लॉ 3 को देखें, ये भी यही आपको कहता है कि कोई भी चीज़ अगर राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो और जो चीज़ अंदर मेंशन्ड है उसके ऊपर आपको इंडेक्स या पार्ट मेंशन नजर आ रही हो, और उस राउंड ब्रैकेट के बाहर भी इस तरह होल पावर मेंशन्ड हो, तो इस लॉ 3 के मुताबिक आपको क्या करना चाहिए कि जो ब्रैकेट के अंदर आपके पास टर्म मेंशन्ड है उसमें जो बेस बनती है, यानी 9 बेस बोलते हैं जो इंडेक्स के अलावा नीचे मौजूद होती है, यानी यहाँ 2 इंडेक्स अगर मैं समझने के लिए कह लूँ तो उसके नीचे 9 मौजूद है, 9 है। तो आप इस बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे, 9 को एक दफ़ा लिख लेंगे, और ये जो होल पावर है और इस 9 का जो इंडेक्स है या इसकी जो पार है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस 9 की पार के तौर पे या इंडेक्स के तौर पे लिखेंगे। तो बेसिकली ये 2 और 4 जो है ये आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 वैसे का वैसे ही, 2 4 टाइम्स कितना होता है 8। तो आपका आंसर आ गया 9 रेज़ टू पावर 8, और आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 जो है वो इंडेक्स है या आप कह लें पार है, बेस यहाँ पर 9 है। तो ये बेसिकली इंडेक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट किया गया है जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया था। और इसके आगे आप लिख देंगे लॉ 3। आप इस पूरे लॉ को कोट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ तो बार बार हर पार्ट में नहीं लिखूंगा। तो ये आपके ए पार्ट का आंसर आ गया। तो आपने पहले देखना है कि आपके पास किस तरह का क्वेश्चन गिवन है, उसमें कौन सा लॉ जो है वो वर्क करेगा, उसी लॉ को आप यूज करके आसानी से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास टर्म्स थी वो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर थी, अंदर लिखी हुई टर्म के ऊपर कोई पार मौजूद थी, इंडेक्स मौजूद थी, होल पार भी मौजूद थी। तो ये लॉ आपने याद रखना है कि आपने अंदर वाली टर्म में जो बेस बनती है यानी 9 उसको एक दफा लिख लेना है, और इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके पार के तौर पे ऊपर लिख लेना है। यही इसकी सिंप्लीफिकेशन है। तो ये आपका पार्ट नंबर ए हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर बी को। तो अब हम पार्ट नंबर बी यहां पर कर लेते हैं। पार्ट नंबर बी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट, अंदर मौजूद है 8 स्क्वायर और बाहर होल पार मौजूद है 5। तो अगेन ये भी लॉ नंबर 3 की मदद से आप इजीली सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, अंदर एक टर्म मौजूद है जिसके ऊपर इंडेक्स या पार बोल रहे हैं, पार मौजूद है और बाहर होल पार मौजूद है। तो आप क्या करेंगे लॉ नंबर 3 के मुताबिक, आप इस एज को एक दफा लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये जो होल पार है 5 और ये जो एज का पार ऊपर है, जस्ट एज के ऊपर पार है यानी 2, या इसको आप इंडेक्स भी बोल लें, इन दोनों एक तरह की पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर इंडेक्स या पार के तौर पे लिख देंगे जो एज आपने यहाँ पर लिखा होगा। तो एक 2 है और एक 5 है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देंगे। क्योंकि आपने ये लॉ नंबर 3 यूज किया तो इसलिए मैं यहाँ पे लॉ नंबर 3 लिख रहा हूँ। आप अदरवाइज इस पूरे लॉ को मेंशन कर देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो यहाँ पर एच वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, तो यहाँ पर आ गया एच रेज़ टू पावर 10। तो ये 10 जो है इंडेक्स है, एच बेस है, और ये पूरी की पूरी चीज़ इंडेक्स नोटेशन में ही रिप्रेजेंट की गई है जैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया था। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब करते हैं इसका सी पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी यहाँ पर लिखा हुआ है 3 रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स, अंदर मेंशन्ड है 5 स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर होल पार मौजूद है 7। अब आपने इस पार्ट को सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले जो इसकी पहली टर्म है आप उसको तो वैसे का वैसे ही नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर टर्म में कोई भी मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं 3 रेज़ टू पावर 14 को तो एज इट इज नीचे नोट डाउन कर लूंगा। आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी वैसे का वैसे ही आएगा, और इस वाली टर्म के ऊपर आपको लॉ नंबर 3 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स लगी हुई है, अंदर 5 मेंशन्ड है, उसके ऊपर एक पार है या आप कह लें इंडेक्स है 2, और ऊपर होल पार भी ब्रैकेट्स के बाहर मेंशन्ड है। तो ऐसे केसेस में आपको लॉ नंबर 3 हेल्प करता है। तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है, लॉ नंबर 3 ये कहता है कि आपने ब्रैकेट्स को इधर हटा देना है। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं लिखूंगा, आप इस 5 को एक दफा लिखेंगे जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख लिया, और ये जो होल पार है 7 और इधर जो 5 का इंडेक्स है या जस्ट 5 का पार है 2, इन दोनों पार्ट्स को आप मल्टीप्लाई करके इस 5 के इंडेक्स या इसकी होल पार के तौर पे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 है, बाहर 7 है, तो आप लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये बेसिकली आपने लॉ नंबर 3 का यहाँ पर यूज़ कर लिया कि ये जो पार्ट्स होती हैं ऊपर वाली ये आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसके अलावा बाकी चीज़ों को वैसे लिख देते हैं ब्रैकेट्स हटाकर। तो ये आपकी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो जाती है लॉ नंबर 3 के मुताबिक। अब आप आगे क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 वैसे का वैसे ही, और 2 7 टाइम्स कितना होता है 14। अब यहाँ
यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आपने समझनी है कि जब भी आपके पास कोई दो टर्म्स ऐसी लिखी हुई आए, दो भी हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, जिनके ऊपर एक जैसी पार मौजूद हो, या आप कह लें एक जैसा जो है इंडेक्स या एक जैसे इंडेक्सेस मौजूद हो उन टर्म्स के ऊपर, तो ऐसे केस में आप उन दोनों चीज़ों को एक ही ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं, एक ही बार इस इंडेक्स को मेंशन करके। कैसे? जैसे यहाँ पे 3 के ऊपर भी पार 14 मौजूद है, 5 के ऊपर भी सेम पार 14 मौजूद है, तो आप 3 और 5 को एक ही राउंड ब्रैकेट्स में लिख लें, यानी राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और यहाँ पे लिखें 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये जो ऊपर इनके इंडेक्सेस मेंशन थे जो कि दोनों सेम थे 14, इनको एक ही दफ़ा ऊपर होल पार के तौर पे लिख लें, यानी ऊपर एक दफ़ा ही 14 लिख लें। तो ये आप कर सकते हैं जब भी आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऐसी टर्म्स हो जिनके ऊपर एक जैसी पार्ट्स हो, तो आपने उनकी जो बेसिस होंगी उनको राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है। यहाँ पे 3 और 5 बेस थी, इन दोनों को राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया मल्टीप्लिकेशन सिंबल के साथ, और उनकी जो पार्ट्स होंगी जो कि एक जैसी होंगी उसको बाहर एक ही दफ़ा होल पार के तौर पर आपने मैंशन कर देना है। अब आपने अगला स्टेप क्या करना है, अब यहाँ पर 3 और 5 मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 3 5 टाइम्स कितना होता है 15, आप यहाँ पे लिख लें 15, और ऊपर जो ये होल पार है या आप कह लें इंडेक्स है 14, ये इसके ऊपर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल टर्म के लिए जो कि पॉजिटिव होती है उसके लिए हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज नहीं कर रहे होते। तो 3 5 टाइम्स 15 हो गया, ऊपर जो इंडेक्स था या होल पार्ट था वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये आपने अपने सी पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, और आप देख सकते हैं आपका आंसर जो है वो इंडेक्स नोटेशन में ही है। यहाँ पर इंडेक्स 14 है, बेस 15 है, इसी चीज को हम कहते हैं कोई भी चीज जो इस फॉर्म में लिखी हो इंडेक्स नोटेशन में लिखी हुई है। तो ये पार्ट नंबर सी हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई को। तो पार्ट नंबर ई हमारे पास लिखा हुआ है, मैं ऊपर से नोट डाउन कर रहा हूँ, राउंड ब्रैकेट्स, अंदर मेंशन्ड है 2k⁻6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और इधर ऊपर होल पार 3 मौजूद है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ समझनी है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आए कि राउंड ब्रैकेट्स मौजूद हों, अंदर लिखी हुई जो चीज़ें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, और ऊपर कोई ना कोई होल पार मौजूद हो, तो ऐसे केस में जो होल पार होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों के ऊपर अलग अलग अप्लाई की जा सकती है। जैसे आप यहाँ पर देखें, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय k⁻6, ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर भी लिखी हुई हैं, और बाहर आप देखें होल पार भी मौजूद है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे 3 लिखा हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में आप इस होल पार को अंदर लिखी हुई हर एक चीज़ पर अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पर करेंगे, हम इस होल पार 3 को 2 पर अलग से अप्लाई करेंगे और k⁻6 पे अलग से अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे ये 2, ये जो पार्ट 3 है ये 2 के ऊपर अलग से आ जाएगी, 2⁻3 लिख लेंगे, क्योंकि अंदर लिखी हुई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही थी इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल डालेंगे, और यही सेम पार्ट 3 k⁻6 पर अलग से आएंगी, क्योंकि k के ऊपर पहले ही एक पार 6 मौजूद है या आपके इंडेक्स मौजूद है, तो इसलिए हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे कि हम राउंड ब्रैकेट्स में लिख लेंगे k⁻6 राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये होल पार इधर ऊपर वैसे की वैसी मेंशन कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने इस होल पार 3 को 2 पर अलग से अप्लाई किया है और k⁻6 पर अलग से लिखा है, अलग से अप्लाई किया है। अब यहाँ पर आपको पता है 2⁻3 को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। 2⁻3 का मतलब है 2 3 टाइम्स लिखें और मल्टीप्लाई करें, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा। तो 2 2 टाइम्स 4 होता है, 4 2 टाइम्स होता है 8, तो आप 2⁻3 की जगह पे तो लिख देंगे 8, जैसे मैंने लिख लिया। आगे मल्टीप्लाई का सिंबल, इस पर्टिकुलर टर्म के लिए आपको लॉ नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। लॉ नंबर 3 इसी तरह की टर्म्स को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर पहले मेंशन कर दूँ कि मैं लॉ नंबर 3 यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लॉ नंबर 3 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आए कि राउंड ब्रैकेट्स के अंदर कोई ना कोई टर्म मेंशन हो, जैसे यहाँ पर k⁻6 लिखी हुई है और बाहर होल पार भी हो, और अंदर लिखी हुई जो टर्म है उसके ऊपर भी कोई इंडेक्स या पार मौजूद हो, तो ऐसे केस में जो अंदर लिखी हुई आपके पास टर्म होती है उसकी जो बेस होती है उसको आप लिख लेते हैं, यानी 6 यहाँ पे पार है या इंडेक्स है, इसके नीचे बेस k मौजूद है, अंदर के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपने इस k को एक दफ़ा लिख देना है, और इन दोनों पार्ट्स को, एक जो होल पार है और एक जो अंदर k के ऊपर लिखी हुई है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करके इस चीज़ के ऊपर यानी k के ऊपर इंडेक्स या पार के तौर पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 और 6 है, इनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दें, यानी आप यहाँ पे लिख देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अगले स्टेप में आप लिख दें 8, मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही, k वैसे का वैसे ही, 6 टाइम्स 3 कितना होता है 18। अब ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये एक नंबर है, ये एक लेटर है, तो ऐसे सिनेरियो में जब एक नंबर हो एक लेटर हो, आप इनको मिलाकर लिख देते हैं बगैर मल्टीप्लिकेशन सिंबल के। तो आप 8 को एक दफ़ा लिख दें और आगे लिख दें k⁻18 बगैर मल्टीप्लिकेशन सिंबल के। तो ये आपने ई पार्ट को सिंप्लीफाई कर लिया, ये यहाँ तक ही हो सकता था, ये इसकी पर्टिकुलर फॉर्म है जिसमें आपने इसको रिप्रेजेंट करना था। तो ये ई पार्ट भी फिनिश हुआ। अब चलते हैं हम एफ पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर एफ को। तो पार्ट नंबर एफ में राउंड ब्रैकेट्स मौजूद हैं, अंदर लिखा हुआ है -3 x⁻6 y²
राउंड ब्रैकेट क्लोज और ऊपर होल पार 4 मौजूद है। तो जिस तरह मैंने आपको पार्ट नंबर ई में समझाया था वही बेसिक रूल हमें यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा। मैंने आपको पार्ट नंबर ई में यही समझाया था कि जब भी कोई चीज़ ब्रैकेट्स के राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और बाहर कोई ना कोई होल पार भी मौजूद हो, तो ऐसे सिनेरियो में जो होल पार होती है वो अंदर लिखी हुई तमाम चीज़ों के ऊपर अलग अलग अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर -3 है, x⁻6 और y² मेंशन है और ये तीनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर होल पार 4 मौजूद है। तो ये जो होल पार 4 है ये -3 पर अलग से आएगी, x⁻6 पर अलग से आएगी, अप्लाई होगी आप कह लें, और y² पर अलग से आएगी। तो हम यही करने लगे हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि ये 4 पार होल पार -3 पर अलग से आएगी, यानी आप लिखेंगे राउंड ब्रैकेट्स -3 और इसके ऊपर 4 मेंशन कर देंगे। क्योंकि इस 3 के पीछे नेगेटिव का साइन था तो इसलिए मुझे यहाँ पर राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ा। आगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल यही होल पार 4 x⁻6 पर अलग आएगी, यहाँ पर भी आपको राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेगी। आप लिखें x⁻6 और ऊपर होल पार 4 अलग से। मल्टीप्लाई का सिंबल अब यहाँ पर यही होल पार 4 y² पर अलग से आएगी, तो आप लिखेंगे y² वैसे का वैसे और उसके ऊपर ये होल पार 4 अलग से। तो ये रूल आपने याद रखना है जो पार्ट नंबर ई में भी समझाया और वही सेम हमने पार्ट नंबर एफ पे भी अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आपने -3 के ऊपर जो 4 पार है इसको बेसिकली इस पूरी चीज़ को सॉर्ट आउट कर लेना, सॉल्व कर लेना है। पहली चीज़ याद रखिएगा कि जब भी किसी भी टर्म के ऊपर जो होल पार हो वो कोई ना कोई इवन नंबर हो, जैसे 2 एक इवन नंबर होता है, 4 एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर का मतलब वो नंबर्स जो 2 के टेबल पर आते हैं, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो ऐसे केस में जो टर्म होती है वो अगर उसके पीछे नेगेटिव का साइन है तो वो खत्म हो जाता है और उसकी जगह पे पॉजिटिव का साइन आ जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी समझा भी दूंगा। अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है -3⁻4। तो इसका मतलब ये है कि -3 को 4 दफ़ा लिखना है और मल्टीप्लाई करना है। तो मैं देखिए लिखता हूँ -3 टाइम्स -3 टाइम्स -3 टाइम्स -3। तो मैंने देखें 4 दफ़ा ये जो है -3 को यहाँ पर मेंशन कर दिया। आप पहले इनके साइन मैनेज कर लें। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस है तो जो साइन बनता है वही लिखते हैं। तो माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस, यहाँ पे बन गया प्लस। इधर भी माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये बन गया प्लस। अब ये 2 प्लस रह गए तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो देखिए आपका फाइनल आंसर प्लस ही होना चाहिए। तो आप इन साइंस को वैसे भी करके देख लें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस अगेन प्लस, तब भी आपके पास प्लस आता है। आप किसी भी जो है सिनेरियो के लिहाज से इनको कर सकते हैं तो आपको एट दी एंड पॉजिटिव ही यहाँ पर आता हुआ दिखेगा। अब बाकी जो 3 है इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 3 टाइम्स कितना होता है, 9। 9 को 3 टाइम्स करेंगे होता है 27 और 27 को आगे वाले 3 से करेंगे तो आपके पास आएगा 81। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 81। इसका मतलब -3⁻4 जो है, होल पार 4 जो है, इसका मतलब है पॉजिटिव 81। तो इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिखने लगा हूँ कि इस पहली वाली टर्म का आंसर होगा पॉजिटिव 81। आप पीछे पॉजिटिव का साइन लगा लें तो ठीक है, ना लगाएं तो भी ठीक है। अब यहाँ पर इन आखिरी 2 टर्म्स के लिए आपको लॉ नंबर 3 यूज़ करना पड़ेगा। लॉ नंबर 3 अब आपको समझ आ गया होगा। वो ऐसे सिनेरियो में यूज़ होता है कि जब आपके पास राउंड ब्रैकेट्स आए, अंदर कोई टर्म मेंशन्ड हो जिसके ऊपर भी पार हो और बाहर कोई होल पार भी मौजूद हो। तो ऐसे सिनेरियो में आपने क्या करना होता है कि जो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर टर्म लिखी होती है उसके लिहाज से आप देखेंगे कि बेस क्या बनती है। जैसे यहाँ पे x⁻6 लिखा हुआ है, पार्ट या इंडेक्स के नीचे जो भी चीज़ होती है वो बेस होती है। तो बेस है यहाँ पे x, तो आप बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे और इस बेस के ऊपर जो आपने पार मेंशन करनी होगी वो कहाँ से आएगी, वो आएगी यहाँ से कि यहाँ पे जो होल पार मेंशन्ड है और इधर जो x के ऊपर पार्ट जस्ट मेंशन्ड थी 6, आप इन दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करके इसकी पार के तौर पे ऊपर लिख देते हैं। तो एक 6 है एक 4 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6 × 4 इंडेक्स के तौर पे x के या पार के तौर पे भी आप कह सकते हैं। सेम रूल आपने यहाँ पर भी लगाना है। यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स हैं, अंदर y है उसके ऊपर पार्ट 2 मौजूद है या इंडेक्स 2 मौजूद है और बाहर होल पार भी मौजूद है। तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म लिखी हुई है y², इसके लिहाज से अगर आप देखें तो 2 पार है या 2 इंडेक्स है और बेस y है, तो बेस को एक दफ़ा लिख लेंगे यानी y एक दफ़ा, और ये जो होल पार होगी और अंदर लिखी हुई जो पार होगी इनको मल्टीप्लाई करके इस y के इंडेक्स के तौर पे या पार के तौर पे लिख लेंगे। तो 2 और 4 है तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 × 4। ये आपने लॉ नंबर 3 यूज़ कर लिया, इसलिए मैं इसके आगे लिख दूंगा लॉ नंबर 3। आप इस पूरे लॉ को भी जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। अब 81 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का सिंबल, x वैसे का वैसे ही, 6 4 टाइम्स होता है 24, मल्टीप्लाई का सिंबल वैसे ही, y वैसे ही, 2 4 टाइम्स होता है 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों चीज़ें डिफरेंट हैं। तो जब भी 3 डिफरेंट चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, जिसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, 3 डिफरेंट लेटर्स भी हो सकते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो, तो आप वो हटा देते हैं और उनको जोड़कर एक दफ़ा ही लिख देते हैं। तो जैसे आप 81 को यहाँ पर लिख लें, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हटा दें, आगे जस्ट लिख दें x⁻24, इधर भी सिंबल हटा दें और लिख दें y⁻8। यही इसकी सिंप्लीफिकेशन कहलाएगी। तो ये आपने इसका पार्ट नंबर एफ भी जो है सिंप्लीफाई कर लिया। तो यहाँ पर ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको ये लॉ भी समझ आया होगा और ये तमाम पार्ट्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।